नमस्कार विद्यार्थियों, पुनः आज हम उपस्थित हुए हैं राजनय के अगले स्वरूप पर चर्चा करने के लिए। आज हम बात करेंगे संयुक्त या सहमिलन राजनय, कोलिशन डिप्लोमेसी। सामान्य अर्थों में संयुक्त या सहमिलन राजनय उस नीति को कहते हैं जिसमें किसी विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए कुछ राष्ट्रों का मिलकर एकता कायम कर लेना और उस के बल पर अपने नीति और अपने व्यवहार को बनाना, इस प्रकार का जो कार्य होता है वो संयुक्त या सहमिलन राजनय में माना जाता है। राष्ट्रों के मध्य सहमिलन की प्रक्रिया बहुत पुरानी है। जितना राष्ट्र पुराना है उतना ही जो है ये संयुक्त और सहमिलन राजनय हमें उतना ही पुराना नज़र आता है। एक सामान्य सी बात है, किसी शत्रु से रक्षा करने के लिए या युद्ध करने के लिए और उस पर विजय प्राप्त करने के लिए या आर्थिक लाभ उठाने के लिए जब दो राष्ट्र या दो से अधिक राष्ट्र एकजुट हो जाते हैं तो वहाँ पर सहमिलन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। ऐसी स्थिति में सामान्य उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए राष्ट्रों के द्वारा व्यवहार किया जाता है। इस प्रकार की स्थिति का उपयोग आंतरिक रूप से भी राष्ट्रों में किया जाता है। भारत के संदर्भ में यदि हम बात करें तो भारत की जो डेमोक्रेसी है उसमें कई बार इस प्रकार के कोलिशन गवर्नमेंट हमें दिखाई दी है। 1979 में मोरारजी देसाई की सरकार के पतन के बाद चौधरी चरण सिंह की जो सरकार बनी उसमें कोलिशन गवर्नमेंट का उपयोग किया गया। कई दलों ने मिलकर सरकार का संचालन किया। तो ये जो कोलिशन वाला जो स्टेप है या कोलिशन वाला जो वाली जो परिस्थिति है, ये परिस्थितियाँ बहुत पुरानी हैं और पहले से ही चली आ रही है। इस संदर्भ में यदि हम और थोड़ा सा अध्ययन करें या देखें तो हम पाते हैं कि सहमिलन राजनय के बहुत सारे उदाहरण हैं। जब राष्ट्रों ने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए, अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए दूसरे राष्ट्रों के साथ या दो राष्ट्रों ने आपस में मिलकर किसी प्रकार की संधि या समझौतों को अंजाम दिया है। 1971 में भारत और सोवियत संघ के बीच 20 वर्षीय संधि की गई। इस 20 वर्षीय संधि में ये तय हुआ कि भारत के द्वारा सभी मामलों में सोवियत संघ का समर्थन किया जाएगा और सोवियत संघ ने भी ये घोषित किया कि भारत पर यदि किसी प्रकार का कोई खतरा पैदा होगा तो सोवियत रूस जो है वो भारत की मदद करेगा। इस तरीके से ये 20 वर्षीय संधि ने भारत और सोवियत रूस के बीच एक सहमिलन की स्थिति पैदा की। दूसरी यदि हम उदाहरण के रूप में हम देखें तो हमें जो सामूहिक सुरक्षा का कॉन्सेप्ट है, जिसमें राष्ट्रों ने सुरक्षा परिषद से अलग हटकर अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कई सारे संगठन जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हमें दिखाई दिए। उन सबको हम सहमिलन के राजनय के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं। जैसे नाटो, सीटो, सेंटो, बगदाद पैक्ट, जो सामूहिक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए राष्ट्रों के बीच जो समझौते हुए, वो सब सहमिलन राजनय का महत्वपूर्ण उदाहरण है। राष्ट्रमंडल भी इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। अरब लीग, यूरोपियन संगठन, सार्क, G5 जैसे अनेकों ऐसे संगठन हैं जिन्होंने सहमिलन के आधार पर अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, अपने आर्थिक लाभों को अर्जित करने के लिए, अपनी अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक दूसरे के साथ
एक उद्देश्य के लिए एकता कायम करने का प्रयास किया। तो जो सम्मेलन का राजनय है वो इस बात का परिचायक है कि इसमें राष्ट्र आपस में मिलकर एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार का जो राजनय है वह भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दिखाई दिया है, और ये सब इसके उदाहरण हैं जिनके बारे में अभी हमने बात की। इस प्रकार के राजनय का जो मूल्यांकन है वो मूल्यांकन हम दो बातों को लेकर करेंगे। एक तो इसकी अच्छाइयाँ क्या हैं और दूसरी इसकी बुराइयाँ क्या हैं। अगर हम सम्मेलन राजनय का मूल्यांकन अच्छाइयों के संदर्भ में करेंगे तो कुछ बातें निकल कर सामने आएंगी। उनमें हम पहली बात कर सकते हैं कि सम्मेलन का जो राजनय है वह राष्ट्रों के बीच सामान्य दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करता है, क्योंकि राष्ट्र आपस में एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए जुटते हैं, उनमें एकता कायम होती है और उस एकता के बल पर राष्ट्रों का दृष्टिकोण भी हमें एक जैसा दिखाई दे सकता है। जैसे नाटो और सीटो के राष्ट्रों ने ये घोषित किया कि एक राष्ट्र पर, इस संधि से संबंधित जो राष्ट्र हैं उनमें से किसी भी राष्ट्र पर यदि किसी दूसरे राष्ट्र ने आक्रमण किया तो सभी पर आक्रमण माना जाएगा, यानी वो मिलकर उस आक्रमण का प्रतिकार करेंगे, उसके खिलाफ युद्ध के लिए तैयार हो जाएंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सामान्य दृष्टिकोण विकसित करना भी एक बहुत बड़ी आवश्यकता होती है, जो इस सम्मेलन के राजनय के माध्यम से जो है विकसित हो सकती है। दूसरी बात अगर हम इसके अच्छाइयों के बारे में करें तो अंतर्राष्ट्रीय विवेक को प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि राष्ट्र जो है जब एकजुट होकर किसी काम को लेकर आगे बढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनके अंदर एक विवेक की स्थिति पैदा होती है। तो ये जो राजनय है वो एक अंतर्राष्ट्रीय विवेक को प्रोत्साहन देने में मददगार है, सहायक है, क्योंकि राष्ट्रों के बीच विरोधाभासों की कोई कमी नहीं होती, परंतु सम्मेलन की स्थिति जब पैदा हो जाती है तो अनेकों राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय विवेक को दृष्टिगत रखते हुए व्यवहार करते हैं। तो इस दृष्टि से यह राजनय बहुत अच्छा भी माना जा सकता है। तीसरा है राष्ट्रवाद से अधिराष्ट्रवाद की ओर। सामान्यतः प्रत्येक राष्ट्र राष्ट्रवादी भावना को अपनाए रहता है, और जब वो इस सम्मेलन के राजनय से जुड़ता है तो वो केवल अपने राष्ट्र के हितों को दृष्टिगत रहकर व्यवहार नहीं करता, वो अधिराष्ट्रवादी हो जाता है। दूसरे राष्ट्रों के प्रति भी सकारात्मक रहने की वो सोच बनाता है, दूसरे राष्ट्रों के साथ वो सहयोगात्मक रुख अपनाता है। तो इस प्रकार की स्थिति को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसलिए अच्छा माना जाता है कि राष्ट्रवाद की जो उग्र भावना है वो राष्ट्रों में नहीं रहती, वो अधिराष्ट्रवाद की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है शक्ति संतुलन के लिए हितकारी। इस प्रकार के सम्मेलन के राजनय में जो है सबसे बड़ी इसकी खूबसूरती, सबसे बड़ी इसकी जो अच्छाई है वो यह है कि यदि इन्हीं कारणों से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति संतुलन बिगड़ जाता है, यानी शक्ति किसी एक पक्ष में या एक समूह में या एक राष्ट्र में अधिक केंद्रित हो जाती है तो अंतर्राष्ट्रीय शांति के भंग होने की संभावना रहती है। तो इस प्रकार के राजनय में कुछ राष्ट्र उस शक्ति असंतुलन को ख़त्म करने के लिए तैयार हो जाते हैं और सम्मेलन के राजनय के द्वारा शक्ति संतुलन को बरकरार रखने की कोशिश की जाती है। तो ये जो सम्मेलन का राजनय है वो शक्ति संतुलन के लिए भी हितकारी है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का ये सिद्धांत है कि जब जब शक्ति संतुलन की स्थिति बदलती है, जब शक्ति संतुलन असंतुलित होता है, तब तक जो है युद्ध और संघर्ष पैदा हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति को बचाने के लिए इस सम्मेलन के राजनय को प्रमुखता से राष्ट्रों के द्वारा अपनाया जाता है। पांचवी बात है त्वरित आर्थिक विकास संभव, क्योंकि इसमें कुछ राष्ट्र या दो राष्ट्र मिलकर किन्हीं विशेष उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रयासरत रहते हैं, तो उनमें यदि उनके बीच आर्थिक मामलों को लेकर सम्मेलन हुआ है तो उन दोनों राष्ट्रों के बीच जो है आर्थिक विकास की जो संभावनाएं हैं वो बहुत अधिक बढ़ जाती है। अभी आज के ही पेपर में आया है कि चीन की 10 कंपनियां पाकिस्तान के अंदर अपने ऑफिसेज खोलेंगी, अपने उपक्रम लगाएंगी। तो जाहिर सी बात है कि जब
चीन और पाकिस्तान के बीच जो ये सम्मेलन हुआ है उसका सीधा सीधा फ़ायदा पाकिस्तान को मिलने वाला है। पाकिस्तान की जनता का आर्थिक विकास होना संभव है। हालांकि विशेषज्ञ इस बात के और भी दूसरे अर्थ लगा रहे हैं कि इस बहाने चाइना जो है पाकिस्तान में हस्तक्षेप करने लग जाएगा, पाकिस्तान की स्वतंत्रता या उसकी स्वायत्तता जो है वो सीमित हो जाएगी, पाकिस्तान चीन के इशारे पर काम करेगा। परंतु ये तय बात है कि जब इस प्रकार का सम्मेलन होता है तो आर्थिक विकास जो है बहुत अधिक मात्रा में संभव हो सकता है। आर्थिक विकास की गति जो है वो तेज हो जाती है, उस देश का त्वरित आर्थिक विकास होता है। विभिन्न प्रकार की आर्थिक संधियां, समझौते जो सम्मेलन के रूप में सामने आते हैं वो जाहिर सी बात है कि उन राष्ट्रों के लिए आर्थिक रूप से बहुत लाभप्रद होते हैं। नेक्स्ट है क्षेत्रीय समस्याओं का तुरंत समाधान। ये एक और अच्छाई के रूप में इस चीज़ को देखा जाता है। एक आदर्शवादी बात सम्मेलन के राजनय के बारे में की जाती है कि सम्मेलन के राजनय में जो क्षेत्रीय समस्याएं हैं उनको बहुत आसानी से सुलझाया जा सकता है। ये बात अलग है कि राष्ट्रों के द्वारा अपने राष्ट्रीय हितों को दृष्टिगत रखते हुए काम किया जाता है, तो सामान्यतः एक आदर्शवादी स्थिति के रूप में तो हम इस चीज़ को देख सकते हैं कि इससे क्षेत्रीय समस्याओं का तुरंत समाधान हो जाएगा, परंतु ऐसी स्थिति यथार्थ में नहीं होती है। यदि हम सार्क का उदाहरण लें तो दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन जो है उसमें राष्ट्रों के बीच इतने सारे विवाद हैं जिनको आसानी से नहीं सुलझाया जा सकता। तो हालांकि आदर्शवादी दृष्टि से यदि हम इस बात का मूल्यांकन करें, सम्मेलन के राजनय का मूल्यांकन करें, तो हम यही कहेंगे कि क्षेत्रीय समस्याओं का तुरंत समाधान इस राजनय के माध्यम से संभव है। और एक और महत्वपूर्ण बात यदि हम इसमें करें तो जैसा कि विश्व ने ये मान लिया कि अब शस्त्रीकरण से अंतर्राष्ट्रीय शांति पैदा नहीं की जा सकती, तो जो सम्मेलन का राजनय है वो निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देने में भी सहायक साबित हुआ है। तो इस तरीके से हम सम्मेलन के राजनय को इस अच्छाइयों के साथ देख सकते हैं, इन अच्छाइयों के साथ देख सकते हैं। सम्मेलन के राजनय के कुछ दोष भी हैं, कुछ उसकी कमियां भी हैं। उसकी यदि हम चर्चा करें तो पहली बात ये उभर कर सामने आती है कि इस प्रकार के सम्मेलन से गुटबंदी की समस्या पैदा होती है। राष्ट्र जो है वैश्विक दृष्टि से अपनी सोच विकसित नहीं करते, केवल एक गुट में रहकर वो जो कुछ कर सकते हैं उस दिशा में वो आगे बढ़ते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में गुटबंदी की समस्या इसमें पैदा होती है। इस प्रकार के राजनय का एक बहुत बड़ा दोष ये है कि इसने शीत युद्ध को बहुत ज़्यादा बढ़ाया। जहाँ नाटो सीटो अमेरिका के द्वारा बनाया गया संगठन था जिसने ये कोशिश की कि सामवादी जो विचारधारा है उसका प्रचार प्रसार रुक जाए, तो उधर जो है सोवियत रूस के द्वारा वर्सा पैक्ट किया गया। तो ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें ऐसी हैं जिन्होंने सम्मेलन के राजनय के संदर्भ में ये दोष सामने आता है कि इसने जो है शीत युद्ध को बढ़ावा देने में मदद की है। और अगर हम अगली इसके दोष के बारे में बात करें तो ये साबित होता है कि सम्मेलन के राजनय ने क्षेत्रीय स्वार्थों को बहुत अधिक बढ़ावा दिया है। राष्ट्र केवल अपने क्षेत्र के विषय में सोचने लगते हैं, अंतर्राष्ट्रीयतावाद की जो स्थिति है वो इसमें नहीं दिखाई देती है। इस प्रकार के राजनय का एक और दोष विद्वानों के द्वारा बताया जाता है कि इसमें आपसी तनाव व संघर्ष में वृद्धि होती है। और इसके साथ साथ एक और कमी इसके बारे में बताई जाती है कि इस प्रकार के राजनय से अविश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। राष्ट्र जो हैं वो आसानी से एक दूसरे राष्ट्र का सहयोग या समर्थन नहीं करते। तो कुछ कमियां भी सम्मेलन के राजनय में हमें दिखाई देती है। थैंक यू।